नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड जेके और मैं हूं सुरेंद्र शर्मा। इन दिनों एक ही बड़ी खबर है महराज मलिक को लेकर। महराज मलिक की गिरफ्तारी की गई है और कठुआ जेल में जो है वो इस वक्त महराज मलिक को रखा गया है। करीब 18 एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है और जम्मू कश्मीर के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि किसी चुने हुए विधायक को इस तरह से उसके ऊपर पीएसए यानी पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाकर उसको कानून की सलाखों के पीछे जेल में इस वक्त जो है वो रखा गया है। अब इस पूरे मामले को लेकर, पूरे घटनाक्रम को लेकर जो कानून है वो क्या कहता है और आगे महराज मलिक के पास क्या कुछ लीगल ऑप्शंस हो सकती हैं, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट शेख शकील साहब, जो कि लगातार आप देख रहे हैं कि इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। शकील साहब, बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सुरेंद्र भाई। शकील साहब, एक कानूनी जानकार होने के नाते, स्टूडेंट ऑफ लॉ जो है वो उसको समझते हुए इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देख रहे हैं कि कानून जो है वो इस पूरे घटनाक्रम पर, गिरफ्तारी पर, पीएसए पर 18 मामले, 18 एफआईआर जो है वो दर्ज की गई हैं, क्या कहता है? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं सुरेंद्र भाई, महराज मलिक एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं। बिल्कुल। जम्मू कश्मीर असेंबली के वो डोडा से मेंबर हैं। 1 लाख लोग हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जिन लोगों का विश्वास जो है, जिन लोगों की एस्पिरेशंस को जीत कर वो विधानसभा पहुंचे। जो मामला, जो हालात, जो सर्कमस्टांसेस बने वो आपके सामने हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जो आप कह रहे हैं कि 18 उनके ऊपर एफआईआर्स हैं, वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। मैं आपको ये कहूँगा कि हमारी पार्लियामेंट में भी जितने मेंबर्स हैं, अगर आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, कुछ लोग तो 376 में भी रेप के केसेस में भी हैं, हीनियस ऑफेंसेस में भी उनके ऊपर एफआईआर्स हैं। तो बात आती है कि क्या महराज मलिक की जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है, क्या ये जस्टिफाइड है? शकील साहब, एक छोटी सी बात जोड़ूंगा। ये जो अभी कहा कि कई सांसद भी हैं, अभी थोड़े दिन पहले हमने खबर की थी कि 643 मिनिस्टर ऑल ओवर इंडिया, 27 स्टेट्स और 3 यूटी, और 643 मिनिस्टर्स में से 47 मिनिस्टर्स विद द क्रिमिनल बैकग्राउंड। ये फैक्ट है। आगे बात करेंगे। मैं इसी पे बात करना चाहता हूं कि क्या प्रिवेंटिव डिटेंशन ही एक ऐसा हल रह गया था महराज मलिक की आवाज को दबाने के लिए? सुरेंद्र भाई, आप जानते हैं जो पिछला सत्र हुआ हमारी विधानसभा का, सबसे ज्यादा वोकल जो थे वो महराज मलिक थे। और मैं बार बार एक चीज कहता हूं कि जो इश्यूज हमारे जम्मू के एमएलए को उठाने चाहिए थे, जो जम्मू मेन स्ट्रीम, जो मेन जम्मू की जो लैंड है, वो भी इश्यूज जो हैं वो महराज मलिक ने उठाए और टोटली डोमिनेट किया असेंबली सेशन को। सरकार, जब मैं कहूँगा सरकार तो मीन्स एलजी प्रशासन, उनसे बहुत परेशान था, क्योंकि वो बार बार अटैक करते हैं एलजी प्रशासन के ऊपर, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर वो अटैक करते हैं, सरकार की जो नालायकी है उसको वो हाईलाइट करते हैं। अब यहाँ ये भी दिक्कत हो गई है शकील साहब की, सरकार कहते हैं तो कौन सी सरकार, ये भी समझना मुश्किल हो जाता है कि भाई एलजी सरकार या उमर सरकार। अब आप देखिए, एक बड़ी विडंबना है कि जो हमारी भारतीय जनता पार्टी है वो डिप्टी कमिश्नर साहब की सपोर्ट कर रही है, लेकिन वो सरकार की मुखालिफ है। इस वक्त जो हमारी भारतीय जनता पार्टी है वो कह रही है कि जो स्लैब किया गया है पब्लिक सेफ्टी एक्ट, ये बिल्कुल सही है। इट मीन्स कि वो ये पीएसए जो है ये उमर साहब ने नहीं लगाया है, उनकी सरकार ने नहीं लगाया है। ये इस वक्त जो होम डिपार्टमेंट है और ये जो लॉ एंड ऑर्डर है वो तो एलजी साहब के पास है। तो इसको पूरी जो सपोर्ट है वो भारतीय जनता पार्टी की है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि क्या एक मामला जो बिटवीन डिप्टी कमिश्नर और बिटवीन एमएलए विद रिगार्ड टू द शिफ्टिंग और लोकेशन ऑफ ए हेल्थ सेंटर, वो ट्रिगर हो गया इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी में, और फिर उसके बाद अल्टीमेटली डिप्टी कमिश्नर साहब जो हैं वो अपने हाथ में ले लेते हैं सारी कमान। और फिर उसके बाद देखिए, पब्लिक सेफ्टी एक्ट में जो डीएम्स हैं वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, वो स्पॉन्सरिंग अथॉरिटी इसमें पुलिस होती है। इसमें जो डोजियर है वो फर्निश करती है पुलिस एजेंसी, और फिर उसको एग्जामिन करने के बाद
जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं वो इसको साइन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा, ये भी चीजें आ रही है शकील साहब की जो डोजियर पुलिस की तरफ से तैयार किया गया है, उसमें थ्रेट टू द पीस बताया गया है कि ये थ्रेट टू द पीस है, इसलिए ये सारी कार्रवाई करनी पड़ी। देखिए, आप मुझे बताइए, एक लोगों का नुमाइंदा जो लोगों के और एक ऐसे वनरेबल एरिया में जहां सड़कें टूटी हुई हैं, जहां बसेस जो हैं वो चिनाब में जा रही हैं, जहां इस वक्त आप देख लीजिए लैंडस्लाइड्स हैं, जहां पे बिजली पानी की दिक्कत है इस वक्त, और आपको पता है किस किस्म की आपातकालीन की स्थिति से पूरा जम्मू कश्मीर क्या, और ख़ास तौर पर आपको डोडा की जो टोपोग्राफी है, जो जोग्राफिकल कंडीशंस हैं वो आपको मालूम है, बैकवर्ड एरिया है, वॉइसलेस लोग हैं। तो आपने तो यतीम कर दिया 1 लाख लोगों को। आप मुझे बताइए, अगर एक शख्स ने, मैं कहता हूं कि मान लिया कि उसने कोई लक्ष्मण रेखा क्रॉस की है या कोई अभद्र भाषा का जो उनके ऊपर इल्जाम है, तो इज इट ए ग्राउंड फॉर बुकिंग हिम अंडर पब्लिक सेफ्टी एक्ट? क्या इतना ज्यादा महराज मलिक का कोई खतरा हो गया था कि आप उसको सिवाय पब्लिक सेफ्टी एक्ट के, आप कहते हैं 18 FIRs हैं उसके ऊपर, तो आप 18 FIRs के चलान पेश कीजिए ना, आप इंश्योर कीजिए। अच्छा, 18 FIR का जो मामला है, ये जो बात है, ये भी अभी सामने आई है, तो ये कब से है, क्या है, वो सारी चीजें मैं बार बार हमारी हाई कोर्ट, जब भी हम किसी पब्लिक सेफ्टी एक्ट में जब हम चैलेंज करते हैं और जिसमें सरकार कहती है कि ये जो डेटिन्यू है, अब ये ऑर्डिनरी लॉ के तहत ये कंट्रोल हो नहीं रहा था, इसलिए हमने इसके ऊपर, मैं ये चीज कह रहा हूं कि एक MLA है, आप कहते हैं जी 16-18 FIRs हैं, तो आप सख्त से सख्त प्रोसिक्यूशन का केस बनाकर, अदालतें बिल्कुल हमारी फंक्शन कर रही हैं, आप अच्छे प्रोसिक्यूटर्स को ब्रीफ करके, तो आप कोशिश करें ना कि अगर ये शख्स अमन के लिए, समाज के लिए इतना खतरा है, तो आप उसको, उसके खिलाफ शहादतें पेश कीजिए कोर्ट के अंदर, एक्सपेडाइट कीजिए ट्रायल। सुप्रीम कोर्ट तो बार बार कह रही है। मेरा बुनियादी सवाल ये कि कानून जो है वो क्या कहता है? देखिए, ये भी अब मुमकिन नहीं है शकील साहब कि ये सारे पूरा का पूरा घटनाक्रम जो है वो तमाम नियम कानूनों को ताक पर रखकर या दरकिनार करके, सरकार इतनी तो मासूम है नहीं कि वो सारे लीगल पैरामीटर्स को एक तरफ रख के जो है वो इतनी बड़ी कार्रवाई कर देगी। सुरेंद्र भाई, अगर हम पब्लिक सेफ्टी एक्ट के जो केसेस का अगर हम रिकॉर्ड देखेंगे, बड़े रेयर केसेस में डिटेंशन ऑर्डर हाई कोर्ट में बहाल रहते हैं, जिसे मैं कहूँगा अपहेल्ड या अपहोल्ड होते हैं। मैक्सिमम ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है उसके खिलाफ ही ये ऑर्डर पास होते हैं। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि फंडामेंटल राइट ऑफ पर्सनल लिबर्टी, ये बड़ा चेरिश्ड, बड़ा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 21 जो भारतीय संविधान का, वो कहता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज राइट टू पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ। आपको पूरा, जिसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का प्रावधान पूरे देखने हैं कि क्या पूरी कंडीशंस का फुलफिल होती हैं, उसके बाद आपको एक मामला, मैं कह सकता हूं कि हाँ जी, एक भाषा का या गाली गलौज का, क्या इज इट ए केस फॉर ए पब्लिक सेफ्टी एक्ट? एक रिमाइंडर आपको लग रहा है कि वो चीजें फुलफिल नहीं हुई हैं या बाईपास किया गया है उनको? कानून को बालाए ताक रखा गया है। मैं आपको साफ बात कहूंगा, FIR जब आपने लगा दिया, आपने उसको सब्सटेंटिव ऑफेंस में बुक कर लिया, अगर उन्होंने कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया या कोई ऐसी भाषा जो शाइस्ता नहीं है, भाषा ठीक नहीं है, आपने FIR तो लगा दी। अब पब्लिक सेफ्टी एक्ट आप लगा रहे हैं एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर, किसके कहने के ऊपर? आप मुझे बताइए। मतलब डिप्टी कमिश्नर साहब नाराज हो गए इस बात से, ठीक है, वो खुद ही तो डिप्टी कमिश्नर हैं, तो हाउ ही कैन बी ए जज ऑफ हिज ओन कॉज? क्योंकि वो भी उसमें पार्टी है, तो क्या ये पर्सनल बायस नहीं है? आप मुझे एक चीज बताइए, आप मुझे बताइए, क्या ये ऑर्डर जो कि पर्सनल बायस पे है, क्या ये कोर्ट में सस्टेन करेगा? ये मैं सवाल जो है सभी जो कानून के जानकार हैं और जो देखने सुनने वाले हैं, बायस के ऊपर हम क्या करते हैं कि अब देखिए, वो एक गजल का शेर भी है, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? आप मुझे बताइए, झगड़ा मेरा DC साहब के साथ हुआ और DC साहब ही इनिशिएट कर रहे हैं मेरी डिटेंशन, तो इसका मतलब DC साहब के पास पावर थी, उन्होंने कहा चलो मैं तुझे बताता हूं मैं क्या चीज हूं। तो मेरा कहने का ये मतलब, मैंने कल भी शाम को एक बात की कि लोगों के लिए ये ठीक नहीं हुआ। अल्टीमेटली ये जो झगड़ा दो शख्सियात के बीच में, डिप्टी कमिश्नर
और साथ में मेराज मलिक। देखिए डिप्टी कमिश्नर जो है वो भी एक सेल्फ मेड आदमी है, बड़ी हम्बल बैकग्राउंड से आए हुए हैं। मेराज मलिक जो है वो भी जमीनी सतह से उठा हुआ। मैं बार बार कहता हूं कि डोडा की पहले जितने लोगों ने नुमाइंदगी की वो लोग बड़ी बिग फैमिलीज के थे, पैसे वाले लोग थे, ठेकेदार थे या रिलीजियस हेड्स थे बड़े बड़े। शकील साहब, एक व्यक्तिगत राय मैं जानना चाहूंगा कि कॉज ठीक हो सकता है, इशू ठीक हो सकता है, लहजा तरीका गलत था, और महराज मलिक ने जिस तरह से पिछला जो विधानसभा सत्र हुआ इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने लोगों से जुड़े हुए मुद्दे जो है वो उठाए, लेकिन बहुत मौकों पर जो है वो न्यूसेंस भी क्रिएट की। तो ये भी एक उनके साथ महराज मलिक के साथ बात चल रही है कि भाई नेता अच्छा है लेकिन जब भी मार खाएगा अपनी भाषा के बल पर मार खा जाएगा। तो वही आपको लग रहा है ये हुआ अभी? सुरेंद्र भाई, एक चीज मैं आपको कहूंगा एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ एंड एज ए कीन ऑब्जर्वर, जिस किस्म का जो भाषा है, जो कंडक्ट है, मैंने 1 साल पहले जहां मैं अभी खड़ा हूं यहां से मैंने वीडियो की थी। इट वाज ए सॉर्ट ऑफ एडवाइस टू मेराज मलिक कि आपको अपने लहजे में तब्दीली लानी पड़ेगी। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, क्योंकि आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं। आप किसी नायब तहसीलदार के दफ्तर में जाते हैं, आप कहते हैं जी वो आधा घंटा लेट है, आप उसके ऊपर बरस पड़ते हैं लोगों के सामने। फिर उसके बाद डिप्टी कमिश्नर आपको कोई पसंद आता नहीं। इससे पहले मेरे भाई विशेष पाल महाजन थे, और उनके साथ ही जब ये डीडीसी थे तो तब भी उनके साथ भी 36 का आंकड़ा रहा इनका। और विशेष भाई भी एक अच्छे ऑफिसर माने जाते हैं, अभी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है। बिल्कुल। मैं एक चीज कहना चाहता हूं आपको, देखिए आपको जब आप डेमोक्रेटिक सिस्टम में हैं और आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आपके ऊपर एक बैकवर्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी के वॉइसलेस लोगों की आप नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि ब्यूरोक्रेसी के साथ, ऑफिसर्स के साथ एक ऐसा तालमेल आपका हो कि लोगों के काम रुकने नहीं चाहिए। कि जैसे आपने कहा कि आप डेमोक्रेटिक सेटअप में हैं, तो आप बेहतर होता कि शायद डेमोक्रेटिक राइट्स का इस्तेमाल करते। आप डीसी के साथ आपकी नहीं बन रही, आप डिवकॉम के साथ बात करते, आप उम्र सरकार के साथ बात करते, लेकिन वो सारे ऑप्शंस चूज नहीं किए गए। एक सीधा जो है वो जिस तरह से आप बोल भी रहे हैं कि भाई दफ्तरों में जाना, तोड़फोड़ करना, अफसरों से गाली गलौज करना, तो ये कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक है, मेजर ड्रॉबैक है। अब शकील साहब हम बात करते हैं कि लीगल ऑप्शंस क्या है अभी, लीगल जो ट्रैक्स हैं वो क्या है महराज मलिक के लिए, या आगे क्या आपको लगता है कि क्या कानूनी दांवपेच जो है वो क्या रहने वाले हैं? मैं सुरेंद्र भाई आपको ये बताऊं कि डिटेंशन ऑर्डर पास हो चुका है। ये ऑर्डर पास किया है डिटेनिंग अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, बिल्कुल कानून के मुताबिक। इसमें 10 दिन के अंदर इस ऑर्डर को जम्मू कश्मीर की जो सरकार है उसने कंफर्म करना होता है। ठीक, ये सरकार के ऊपर है कि क्या वो इस ऑर्डर को कंफर्म करेगी या नहीं करेगी। अगर सरकार कंफर्म नहीं करती है तो मेराज मलिक जो है उनकी ये जो डिटेंशन है ये रिवोक हो सकती है। कंफर्मेशन का मतलब क्या है कि मतलब अलाउ करना इस चीज को नहीं या क्या? हाँ, कंफर्मेशन का मतलब यह है कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डोडा ने जो ऑर्डर पास किया है उसको अप्रूवल देना है, उसको कंफर्म करना है। ये सरकार की ताकत है, जम्मू कश्मीर सरकार की, होम विभाग में। और फिर उसके बाद ये कौन सी सरकार? ये एलजी की सरकार है। एलजी सरकार आपको मालूम है कि होम जो है वो एलजी साहब के पास है। अब ये इन 10 दिनों के अंदर ठीक अगर मेराज मलिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं जम्मू कश्मीर सरकार को, क्योंकि उनको ये कॉन्स्टिट्यूशन एक राइट दिया हुआ है कि वो अपनी इस डिटेंशन की रिवोकेशन के लिए इसको अपील कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं होम विभाग में। ठीक है। अगर सरकार को लगेगा कि भाई कि गुंजाइश है तो वो इसको रिवोक भी कर सकते हैं और इसको कंफर्म भी कर। जब वो इसको कंफर्म करेंगे तो सरकार इसमें पीरियड ऑफ डिटेंशन जो है वो भी फिक्स करेगी कि पहले इनको क्या 3 महीने के लिए करना है, 6 महीने के लिए करना है, जो भी है उसमें टाइम फिक्स किया जाएगा। इसके बाद का जो ऑप्शन है, सपोज गवर्नमेंट इसको कंफर्म कर देती है, अप्रूव कर देती है डिटेंशन, ठीक है, तो मेराज मलिक जो है वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं बाय फाइलिंग ए रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। ठीक, संविधान की धारा 226 उनको इस बात का इख्तियार देती है कि वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। वो कह सकते हैं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मेरी लिबर्टी को अननेसेसरली कर्टेल किया गया है। वो तमाम ग्राउंड जो उनके पास अवेलेबल हैं वो हाई कोर्ट में ले सकते हैं और ये
अल्टीमेटली जो डोमेन है ये हाई कोर्ट का है कि सरकार का पक्ष सुनने के बाद, डिटेंशन का रिकॉर्ड देखने के बाद, अगर हाई कोर्ट को लगेगा अपनी विजडम में कि ये डिटेंशन गलत है, क्वैश हो सकती है, अगर हाई कोर्ट को लगेगा डिटेंशन सही है तो उसको बहाल रखें। अच्छा, ये जो आपने कहा कि 10 दिन का समय है, 10 दिन के अंदर जो है वो जम्मू कश्मीर जो एलजी सरकार है उसको ये डिसाइड करना है, डिटेंशन पीरियड जो है वो फिक्स करना है। मान लीजिए कि 3 महीने या 6 महीने का डिटेंशन पीरियड जो है वो फिक्स हो जाता है, क्या इन बिटवीन इस पीरियड में क्या हाई कोर्ट की तरफ जा सकते हैं महराज मलिक? बिल्कुल जा सकते हैं। इसी पीरियड डिटेंशन पीरियड फिक्स होता है मैं कहता हूँ वो तो इवन बिना रिप्रेजेंटेशन फाइल किए हुए भी वो डायरेक्ट हाई कोर्ट में आ सकते हैं। कंफर्मेशन से पहले भी वो हाई कोर्ट में आके इस डिटेंशन ऑर्डर को चुनौती दे सकते हैं। ऑप्शन इज विद हिम कि उनको किस स्टेज के ऊपर अपना ये राइट एक्सरसाइज करना है, ये कानून उसकी इजाजत देता है उनको। तो शकील साहब लड़ रहे हैं क्या केस? क्योंकि चर्चा चल रही है कि भाई शेख शकील साहब जो है वो, क्योंकि इस तरह के मुद्दों पर जानकारी भी रखते हैं, पकड़ भी रखते हैं और कंसर्न भी रखते हैं, तो अब शेख शकील साहब जो है वो महराज मलिक के वकील हो सकते हैं हाई कोर्ट में। सुरेंद्र भाई उनका एक लीगल टीम है महराज मलिक की, ठीक, जिसका मैं भी एक सिपाही हूँ। अच्छा, है उसमें मैं हूँ। ठीक है। कुछ केसेस उनके मैं ऑलरेडी भी देख रहा हूँ। तो अभी ये जो उनकी टीम है, इट इज इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द रिकॉर्ड्स फ्रॉम दिस महराज मलिक, जो कि इस टाइम कठुआ जेल में है। वहाँ कुछ लोग इस टाइम उनसे मिलने जा रहे हैं या मुझे लगता है पहुंच चुके होंगे। तो जो ही वो डिटेंशन का रिकॉर्ड मिलेगा तो फिर ये जो पूरी टीम है, एक अपनी जो कंसल्टेशन है, जो कानूनी अपना सलाह मशवरा करने के बाद फिर जो भी फैसला होगा कि अब पहले कब पिटीशन तैयार करनी है, क्या ग्राउंड्स लेनी है, तो ये सारा भी प्रोसेस जो है वो ऑल आर इन द प्रोसेस। लेकिन इतना मैं आपको जरूर कहूँगा कि एक अच्छी खासी लीगल टीम जो है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी जो पार्टी की जो प्रवक्ता है एडवोकेट अपू सिंह, वो खुद भी एक बहुत अच्छी वकील है, तो वो भी इस मामले को देख रही हैं। तो अभी ये फैसला होगा जो ही रिकॉर्ड हमें मिलेगा, तो उसके बाद अभी ग्राउंड्स देखेंगे कि कौन कौन से चार्जेस जो है वो लगाए गए हैं, उसको सब एग्जामिन करना पड़ेगा, रिकॉर्ड को देखना पड़ेगा सब। तो ये तो तय है, अभी ये मामला बड़ा लंबा और पेचीदा होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात। चलिए शकील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश की हमने कि कानूनी दावपेच क्या रह सकते हैं इस पूरे मामले को लेकर, क्या कुछ चीजें हैं ऑन द ग्राउंड और क्या कुछ लीगल ऑप्शंस है अभी महराज मलिक के पास। तो ये पूरी चर्चा जो है आपने सुनी, और इससे इस पूरे घटनाक्रम पर हमारी पूरी जो नजर है वो बनी रहेगी, और जैसे जैसे जो अपडेट्स या घटनाक्रम आगे बढ़ते हैं उस पर हम लगातार आपको जो जानकारी है, खबरें हैं, वो सुनाते रहेंगे। शकील साहब बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।